सो टुडेज टॉपिक इज द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है ये हम पढ़ेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन की बात करी थी कि अर्थ के फॉर्मेशन कैसे होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड। ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई। ओरिजिनेट का मतलब है कि अर्थ कैसे बनी, ये कहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इट इज़ सर्टेन दैट अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और ये सर्टेन है, ये बात पक्की है, श्योर है कि अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का क्या है, मेंबर है। तो ये कहना सर्टेन है कि अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट्स ओरिजिन कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अदर प्लैनेट। और इसका ओरिजिन जो है, ये जो बनी है, ये दूसरे प्लैनेट की से डिफरेंट नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हाउ अर्थ ओरिजिनेटेड, अर्थ कैसे बनी है। और ये सर्टेन है दैट अर्थ इज़ अ मेंबर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का मेंबर है एंड इट्स ओरिजिन कैन नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अदर प्लैनेट। और इसका जो ओरिजिन है वो दूसरे प्लैनेट की कंपैरिजन में डिफरेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं अर्थ इज, इट इज डिफिकल्ट दैट कि अर्थ जो बनी है, अर्थ जो है हमारा डिफरेंट मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का, और उसका ओरिजिन जो है वो डिफरेंट नहीं है दूसरे प्लैनेट की कंपैरिजन में। द गैसियस मास हाइपोथेसिस ऑफ द कैंट। जो गैसियस मास हाइपोथेसिस है वो कैंट ने क्या बताई है गैसियस मास के बारे में। जो इमैनुअल कैंट है उन्होंने क्या बताया। प्रोफेसर इमैनुअल कैंट वाज अ जर्मन स्कॉलर। जो प्रोफेसर इमैनुअल कैंट थे वो एक जर्मन स्कॉलर थे। हु पुट फॉरवर्ड हिज हाइपोथेसिस, जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को सामने रखा। कब रखा? 1755 में। तो जो प्रोफेसर इमैनुअल कैंट थे वो जर्मन फिलोसोफर थे जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को सामने रखा। कब? 1755 में। अकॉर्डिंग टू हिम प्रीमोर्डियल मैटर वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। उनके हिसाब से जो प्रीमोर्डियल मैटर था, जिस मैटर से हमारी अर्थ बनी थी, वो प्रीमोर्डियल मैटर वॉज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो प्रीमोर्डियल मैटर क्या था? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था इन द शेप ऑफ एंड कोल्ड पार्टिकल। और किसकी शेप में था? वो कोल्ड पार्टिकल की शेप में। जो प्रीमोर्डियल मैटर था वो हमारा क्या था? कोल्ड पार्टिकल की शेप में था। तो प्रीमोर्डियल, अकॉर्डिंग टू हिम प्रीमोर्डियल मैटर वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रीमोर्डियल मैटर था वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था। किसकी शेप में? इन द शेप एंड कोल्ड पार्टिकल्स की शेप में। दिस प्रीमोर्डियल मैटर इज नोन एज, इट इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम, प्रीमोर्डियल का मीन्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग फ्रॉम at the beginning, at the beginning of time। जब से टाइम शुरुआत हुआ, जब से बनना स्टार्ट हुआ, बिगनिंग से ये क्या था? प्रीमोर्डियल एग्जिस्ट कर रहा था। तो गैसियस मास हाइपोथेसिस कैंट की क्या कहती है? प्रोफेसर इमैनुअल कैंट ने बोला, ही वाज अ जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने हाइपोथेसिस सामने रखी 1755 में। और उन्होंने बोला कि जो प्रीमोर्डियल मैटर था, जो भी एग्जिस्टिंग मैटर था, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट था। किसकी शेप में डिस्ट्रीब्यूट था? इन द शेप एंड कोल्ड पार्टिकल्स की शेप में वो क्या था? डिस्ट्रीब्यूटेड था। दे वर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे। कैसे अट्रैक्ट कर रहे थे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। जब उन्हें ग्रेविटेशनल पुल हुआ, ग्रेविटेशनल पुल का मतलब है जब उनके बीच में क्या लगा? फोर्स लगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स पुल की वजह से उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया। दिस रिजल्टेड इनटू कोलिजन, जिसकी वजह से उनमें क्या हुआ? टकराव हुआ, कोलिजन हुआ। विच
इज देयर टेम्परेचर, जिसने उनके टेम्परेचर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, एंड प्रोड्यूस्ड एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, वहां पे प्रोड्यूस हो गई। सो दिस रिजल्टेड इनटू कोलिजन व्हिच इंक्रीज देयर टेम्परेचर। इसकी वजह से क्या हुआ, टकराव हुआ, और टकराव होने की वजह से उनका टेम्परेचर बढ़ गया और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी हमारी क्या होती है, एक तरह से स्पीड ही होती है। जब हम स्पीड के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सो दिस रिजल्टेड इनटू कोलिजन, इसकी वजह से टकराव हुआ, विच इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उसकी से उसका टेम्परेचर बढ़ गया और एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस्ड हो गई। एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगल मूव्ड बाय रोटेटिंग बॉडी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अगर सपोज कोई भी बॉडी है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सो एंगुलर वेलोसिटी इज द एंगल मूव्ड बाय रोटेटिंग बॉडी। जो रोटेटिंग बॉडी है, जो उसका एंगल मूव हो रहा है पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में एट अ पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अर्थ अपनी धुरी पे घूमती है, अर्थ अपनी एक्सिस पे जैसे घूमती है, तो जब हमारी अर्थ हम एक्सिस पे रोटेट करती है, पर यूनिट टाइम पे रोटेट कर रही है, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एंगल होता है, जो भी बॉडी होती है वो रोटेट कर रही होती है पर यूनिट टाइम पे अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कॉज रोटेशन इन द प्राइमोर्डियल मैटर। जो प्राइमोर्डियल मैटर था, अभी बताया था मैंने, प्राइमोर्डियल मैटर का मतलब होता है जो प्री एग्जिस्टिंग मैटर था, जब जो प्री एग्जिस्टिंग मैटर था उसको इसने क्या किया था, मैटर को क्या किया था, रोटेट किया था। सो एंगुलर वेलोसिटी कॉज्ड रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी ने क्या किया, प्रीमोर्डियल मैटर में रोटेशन को कॉज किया। The temperature and speed of rotation rose so high. जो टेम्परेचर स्पीड थी वो इतनी ज्यादा हो गई दैट द मास ऑफ प्रीमोर्डियल पार्टिकल बिकम गैसियस, कि वो जो उसका मास था, जिस चीज से वो बना हुआ था, वो कैसा बन गया, गैसियस बन गया। तो टेम्परेचर और स्पीड जो थी रोटेशन की वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा हाई हो गई, ये जो मास था प्रीमोर्डियल मैटर का वो क्या हो गया, गैसियस हो गया, एंड स्टार्टेड इमिटिंग लाइट, और वो लाइट फेंकना शुरू कर दिया। लाइट इमिट करना, इमिट मीन्स होता है गिव आउट, तो उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, लाइट को गिव आउट करना स्टार्ट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे टाइम निकला, द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज, जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे जैसे टाइम निकला, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अब दो तरीके के फोर्स होते हैं, हमने फिजिक्स में पढ़े थे, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टूवर्ड सेंटर लगता है, मतलब सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, जो अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, जो सेंटर से क्या लगता है, दूर लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ गई और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गया, अ फोर्स व्हिच पुल्स द मास अवे फ्रॉम द सेंटर, जो फोर्स जो है मास को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। कोई भी बॉडी जब रोटेट कर रही होती है, उस रोटेशन में जो मास को पुल करता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इतना ज्यादा बढ़ गया दैट रिंग्स बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम द गैसियस मास, जो इसमें रिंग्स थी वो रिंग्स क्या होने लगी, अलग होने लगी, सेपरेट होने लगी। किससे अलग होने लगी, जो भी गैसियस मास था उससे रिंग हमारी क्या होने लगी, सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। These rings on cooling became planet, जब ये ठंडे हुए, जब कूलिंग हुई, तो यही रिंग्स किस में कन्वर्ट हो गई, प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गई।
सो आर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का 8th नंबर का प्लैनेट है, वन ऑफ द 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। सम रिंग्स ऑल्सो सेपरेटेड, यहाँ पे कुछ रिंग क्या होती है वो अलग हो गई, सेपरेट हो गई फ्रॉम द गैसियस मास ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट का गैसियस मास था उससे क्या हो गई, कुछ रिंग बिल्कुल अलग हो गई एंड सैटेलाइट्स वर फॉर्म, और क्या बन गए, सैटेलाइट बनने शुरू हो गए। तो जब गैसियस मास से कुछ रिंग क्या हो गई, अलग हो गई, तो इन्होंने क्या बनाना स्टार्ट, ये क्या फॉर्म होना शुरू हो गए, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। फिर मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ जो हमने अभी पढ़ा है। ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अर्थ जो है ओरिजिनेट हुई है, कि अर्थ कैसे बनी है, कैसे ओरिजिनेट हुई है, बट ये हमें सर्टेन है, ये हमें श्योरिटी है कि अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक मेंबर है, और उसके ओरिजिन को, जो उसका ओरिजिन है दूसरे प्लैनेट के ओरिजिन से डिफरेंट नहीं है। जैसे दूसरे प्लैनेट्स बने हैं वैसे ही हमारी अर्थ बनी है। The gaseous mass hypothesis of Kant, Kant ने gaseous mass hypothesis दी, क्या दिया, प्रोफेसर इमैनुअल कैंट ने बोला, ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर थे, उन्होंने फॉरवर्ड रखी अपनी हाइपोथेसिस 1755 में। उसके हिसाब से उन्होंने बोला जो भी प्रीमॉर्डियल मैटर है, प्रीमॉर्डियल मैटर का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग, जो भी उस टाइम पे बिगनिंग जिससे स्टार्ट हुई है, जो भी उस टाइम पे एग्जिस्टिंग मैटर था वो सारे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट था, सब जगह सेम था इन द शेप एंड द कोल्ड पार्टिकल्स। शेप की फॉर्म में मैटर वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन द शेप एंड कोल्ड पार्टिकल्स की फॉर्म में मैटर जो था हमारा क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था। दे वर अट्रैक्टेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या किया, उन्होंने अट्रैक्ट किया ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, उनमें आपस में ग्रेविटेशनल पुल हुआ। उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या किया, अट्रैक्ट किया। दिस रिजल्टेड इनटू कोलिजन, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनमें आपस में टकराव हुआ, कोलिजन हुआ, विच इंक्रीज देयर टेम्परेचर, जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर जो है और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हो गई, बढ़ गई। तो जब उनमें आपस में टकराव हुआ तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होती है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, पर यूनिट टाइम पे जब कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, एंगल, किस एंगल पे बॉडी रोटेट कर रही है पर यूनिट टाइम पे, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी जब बढ़ी तो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से क्या हुआ, उसमें रोटेशन होना स्टार्ट हो गया इन द प्रीमॉर्डियल मैटर। जो भी प्रीमॉर्डियल मैटर था उसके अंदर रोटेशन होना स्टार्ट हो गया। द टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ रोटेशन रोज सो हाई, जो टेम्परेचर था, जो रोटेशन था वो इतना ज्यादा हो गया दैट द मास ऑफ प्रीमोर्डियल पार्टिकल बिकेम गैसियस, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा, इतना ज्यादा रोटेशन बढ़ा, जो भी प्रीमोर्डियल पार्टिकल्स थे उनका मास जो था वो बहुत ज्यादा हो गया एंड बिकेम गैसियस एंड स्टार्ट गिविंग आउट लाइट, और वो गैसियस बन गए और उन्होंने लाइट को रिवील करना, लाइट को इमिट करना स्टार्ट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, द एंगुलर वेलोसिटी जो थी वो इंक्रीज हो गई एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, अ फोर्स विच पुल्स द मास अवे, जो फोर्स मास को अपनी तरफ खींचता है, सेंटर से पुल अवे करता है। तो टाइम के साथ साथ क्या हुआ, जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो बढ़ गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने क्या किया, मास को पुल आउट किया रोटेटिंग बॉडी से, और उसके अंदर जो थे रिंग्स जो थे वो बनने स्टार्ट हो गए एंड बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम द गैसियस मास, और वो गैसियस मास से अलग होना स्टार्ट हो गए। दीज रिंग्स ऑन कूलिंग बिकेम प्लैनेट, जब ये ठंडे हुए, कूल हुए, तो कूलिंग के टाइम पे ये जो रिंग्स थी वो क्या बन गई, प्लैनेट बन गई। और हमारी अर्थ जो है 8th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का,
सम रिंग्स ऑल्सो सेपरेटेड, कुछ रिंग्स थी वो भी सेपरेट हो गई फ्रॉम द गैसियस मास ऑफ द प्लैनेट, जो मास था गैसियस मास था प्लैनेट का उसमें से वो रिंग्स भी सेपरेट हो गई, और रिंग्स सेपरेट होने की वजह से क्या बन गए, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। नेक्स्ट, the remaining part of the gas original gaseous mass is our present sun। जो उसका रिमेनिंग पार्ट है हमारे ओरिजिनल गैसियस मास का, जो बचा हुआ पार्ट था वो हमारा क्या है, सन है। द नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास, लैप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस आई। इन्होंने इसमें क्या बोला, लैप्लास वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, जो लैप्लास थे वो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, who put forward his hypothesis, इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को सामने रखा ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, जो इनकी हाइपोथेसिस थी इन्होंने इस हाइपोथेसिस को सामने रखा इन 1796 में। लैप्लास ने कहा क्या, अकॉर्डिंग टू लैप्लास तो प्रीमोर्डियल मैटर, जो प्रीमोर्डियल मैटर है जिससे हमारी अर्थ बनी है, जो एग्जिस्टिंग मैटर है, existed in the form of intensely hot and rotating gaseous mass। ये किससे एग्जिस्ट कर रहा है, जो इंटेंसली का मतलब है जो बहुत ज्यादा क्या है, हॉट है, और रोटेटिंग गैसियस मास है इन द बिगनिंग। तो लैप्लास ने कहा जो प्रीमोर्डियल मैटर था वो इंटेंसली जो प्रीमोर्डियल मैटर था वो इंटेंसली हीटेड था, बहुत ज्यादा हीटेड था, एंड रोटेटिंग गैसियस मास था स्टार्टिंग में, और वो क्या हो रहा था, रोटेट हो रहा था। दिस हॉट एंड स्लोली रोटेटिंग गैसियस मास वाज कॉल्ड नेबुला। जो ये हॉट, जो गर्म और स्लोली धीरे धीरे जो रोटेट कर रहा था गैसियस मास, उसको इन्होंने क्या बोला, नेबुला बोला। आफ्टर विच इट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। उस छोटे मास को इन्होंने, रोटेटिंग मास को क्या बोला, नेबुला बोला, जो कि बहुत ज्यादा गर्म था, और इसी से क्या बनी, इनकी नेबुलर हाइपोथेसिस बन गई। एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरा, द गैसियस मास कूल डाउन, जो गैसियस मास था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया। इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, जो उसका वॉल्यूम था वो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। एंड इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज, और इनकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन थी वो भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, गैसियस मास जो था वो ठंडा हो गया, कूल डाउन हो गया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, और स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ रोटेशन रिजल्टेड इन इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ी तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ गया। When the centrifugal force exceeded the gravitational force, जब centrifugal force ने gravitational force को से ज़्यादा हो गया, when the centrifugal force exceeded the gravitational force, मतलब जितना gravitational force उस टाइम पे exist कर रहा था उससे ज़्यादा जो है क्या हो गया, centrifugal force हो गया। A ring moved away from the nebula, जो हमने अभी बात करी थी जो एक दूसरे को पुल कर रहे थे, तो जो रिंग्स थी वो रिंग्स नेबुला से क्या हो गई, अलग हो गई, बिल्कुल सेपरेट हो गई। एंड ब्रोक इनटू मेनी स्मॉलर रिंग्स, और छोटी छोटी रिंग्स में क्या हो गई, वो ब्रेक हो गई। जो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो गया, तो रिंग जो है मूव्ड अवे कर गई, नेबुला से मूव कर गई, एंड ब्रोक इनटू मेनी स्मॉलर रिंग्स, और छोटी छोटी रिंग्स में क्या हो गई, वो ब्रोक हो गई। These rings on cooling became planets, और ठंडा होने पे ये जो रिंग्स थी क्या बन गई, प्लैनेट्स बन गई, और क्या बन गई, सैटेलाइट बन गई। सो दीज रिंग्स ऑन कूलिंग, जब ठंडी हुई तो ये क्या बन गई, प्लैनेट बन गई एंड सैटेलाइट बन गई। द रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ नेबुला इज द प्रेजेंट सन। जो सेंट्रल पार्ट है नेबुला का उसको हम क्या बोलते हैं, सन बोलते हैं। तो रिमेनिंग सेंट्रल पार्ट जो बचा नेबुला का उसको हम क्या बोलते हैं, आज जो बोलते हैं, सन बोलते हैं। नोट है, both Kant and Laplace believe that the original mass of a gas cooled and began to contract।
जो लैपलास थे और कांट थे, उन्होंने बिलीव किया, ये बिलीव करते थे कि जो ओरिजिनल मास था गैस का वो ठंडा हो रहा था और वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट। द रोटेशनल स्पीड इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसकी वजह से क्या हुआ, जो रोटेशनल स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई, वो बढ़ गई, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास का प्रोडक्ट, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एल इज इक्वल टू क्या होता है, जब मास की मल्टी टू रेडियस से करते हैं, एल इज इक्वल टू एम, को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। मास को वेलोसिटी से और रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एक बार जो हमने सेकेंड स्लाइड में पढ़ा है वापस से रिवाइज करते हैं। जब हमारे जो गैसियस मास थे उनमें कंडेंस हो गए, रिंग बनने लगी, रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब रिंग के फॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था गैसियस का, ओरिजिनल गैसियस मास का, वो हमारा आज का प्रेजेंट क्या है, सन। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहती है लेप्लास की, लेप्लास जो थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस को ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में सामने रखा और उनके हिसाब से जो भी प्रीमॉर्डियल मैटर था, जो भी एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म था, इंटेंसली हॉट था एंड रोटेटिंग गैसियस मास इन द बैक बिगिनिंग, और स्टार्टिंग में वो रोटेट कर रहा था, रोटेटिंग गैसियस मास था। ये जो हॉट था और जो स्लोली रोटेटिंग गैसियस मास था, जो गर्म था और स्लोली धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, इसको क्या बोला गया, नेबुला बोला गया। आफ्टर विच इट इज कॉल्ड नेबुलर हाइपोथेसिस, और उसके बाद इसे क्या बोला गया, नेबुलर हाइपोथेसिस बोला गया। एज द टाइम पास, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो गैसियस मास था वो ठंडा हो गया, वो कूल्ड हो गया एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज, और उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया एंड इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी चीज का वेट कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरा, जो गैसियस मास था वो कूल डाउन हो गया, उसका वॉल्यूम कम हो गया और स्पीड ऑफ रोटेशन उसकी बढ़ गई। जो इंक्रीज हुआ स्पीड ऑफ रोटेशन में, सो दिस इंक्रीज इन स्पीड ऑफ रोटेशन की वजह से इसमें इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जैसे स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा हो गया। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा हो गया, तो रिंग क्या करने लगी, अलग मूव करने लगी, अवे मूव करने लगी। किससे मूव करने लगी, अलग, नेबुला से मूव करने लगी एंड ब्रोक इनटू मैनी स्मॉलर रिंग्स, और बहुत सारी छोटी छोटी रिंग्स में क्या होने लगी, ब्रेक होनी स्टार्ट हो गए। ये रिंग्स ठंडे होने पे, दीज रिंग्स ऑन कूलिंग, जब ये ठंडी हुई तो इन रिंग्स ने क्या बनाना शुरू किया, प्लैनेट्स बनाने शुरू कर दिए। तो ऑन दीज रिंग्स व्हेन ऑन कूलिंग, जब ये कूल हुई तो इन रिंग्स ने क्या बनाने शुरू किए, प्लैनेट बनाने शुरू किए और सैटेलाइट बनने स्टार्ट हो गए। तो रिमेनिंग जो सेंट्रल पार्ट था, जो बचा हुआ पार्ट था ऑफ नेबुला, उसको हमने आज का जो सन है वो उसका सन का पार्ट हमारा बन गया। बोथ कैंट और लैपलास जो थे, दोनों ने बिलीव किया जो ओरिजिनल मास था गैस का वो ठंडा हो गया था, कूल्ड हो गया था, और वो क्या कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इट बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है सिकुड़ना स्टार्ट कर दिया था। सो द रोटेशनल स्पीड इंक्रीज, उसकी वजह से क्या हुआ, रोटेशनल स्पीड बढ़ गई, और एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ये फॉलो करने लगा। L इज इक्वल टू क्या हो गया, एम पी आर, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास हो गया एंड एंगुलर वेलोसिटी हो गया एंड द रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी, तो L इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, एम पी आर। Thus, if the radius of rotating body is reduced,
जो भी अगर रोटेटिंग बॉडी है, जो बॉडी मूव कर रही है, उसकी अगर रेडियस को आप कम कर देते हो तो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी। जब आप रेडियस को रोटेटिंग बॉडी को रिड्यूस कर देते हो तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। तो इफ द रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज रिड्यूस्ड, जो रोटेटिंग बॉडी थी अगर उसकी रेडियस को रिड्यूस कर दिया जाए तो देयर इज इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब रेडियस ज्यादा होगी, रेडियस ज्यादा होने का मतलब है कि चीज ज्यादा बड़ी होगी, जब उसका मास कम हो जाएगा तो वो तेजी से मूव करने लगेगी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से द सम टोटल ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोटेटिंग बॉडी रिमेन द सेम। जो सम होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम का किसी भी रोटेटिंग बॉडी का, वो क्या रहता है, सेम रहता है। इफ द रेडियस ऑफ रोटेटिंग बॉडी को रिड्यूस कर दिया तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से। एंड द सम टोटल ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा रोटेटिंग बॉडी का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। Planet is small hypothesis of Chamberlain and Moulton, T.C. Chamberlain की hypothesis है। They propounded a new theory, इन्होंने new theory को propound किया, found किया about the origin of Earth in 1904 कि अर्थ का origin कैसे हुआ है 1904 में। इन्होंने अपनी theory को क्या किया, found किया। This theory assumed that there were initially two heavenly bodies. ये थ्योरी क्या assume करती है कि शुरुआत में initially दो heavenly bodies थी responsible for the birth of planet, और वो ही planet के birth के लिए responsible थी। तो इस थ्योरी ने क्या कहा कि शुरुआत में स्टार्टिंग में दो heavenly body थी जो कि responsible थी किसी भी planet के birth के लिए। वन ऑफ देम वाज आवर ओरिजिनल सन, और सबसे उसमें से एक जो थी वो हमारा सन था जिसको हमने क्या बोला, वन ऑफ देम वाज आवर ओरिजिनल सन कॉल्ड प्रोटोसन, जिसको हमने क्या बोला, प्रोटोसन बोला, जो कि ओरिजिनल था। एंड द अदर वाज कॉल्ड कैंपेनियन स्टार, और दूसरा जो था उसको क्या बोला, कैंपेनियन स्टार बोला। आवर सन वाज ऑफ स्पाइरल शेप, जो हमारा सन था वो स्पाइरल शेप में था, which consisted of small cold and solid particles, जो कि छोटे छोटे स्मॉल और सॉलिड और कोल्ड पार्टिकल से मिलके बना हुआ था। द कैंपेनियन स्टार वॉज मच बिगर, ये जो कैंपेनियन स्टार था बहुत बड़ा था, बिगर था एंड मोर पावरफुल था देन आवर सन, हमारी सन के कंपैरिजन में ये जो कैंपेनियन स्टार था बहुत ज़्यादा बिगर था और बहुत ज़्यादा पावरफुल था हमारे सन की कंपैरिजन में। एज द बिगर एंड मोर पावरफुल स्टार अप्रोच, जैसे जितना बड़ा और पावरफुल स्टार होता है, जैसे वो अप्रोच करता है हमारे सन को, द ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अप्रोचिंग स्टार, तो जो स्टार अप्रोच कर रहा होता है वो क्या करता है, ग्रेट ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, वो एक्सर्ट करता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को लगाता है। एज द बिगर एंड मोर पावरफुल स्टार्स अप्रोच, जैसे ही जो बहुत बड़ा, बिगर और पावरफुल स्टार जैसे ही सन को अप्रोच करता है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उसके ऊपर लग रहा होता है वो ज्यादा फोर्स लगाता है। एज वेल एज इरप्टिव टेंडेंसी इनहेरिट इन द सन, और सन के अंदर कैसी टेंडेंसी आ जाती है, इरप्टिव टेंडेंसी आ जाती है। इरप्टिव का मतलब है कि वो फुल फट जाता है, इरप्ट हो जाता है, उसके अंदर इरप्टिव टेंडेंसी आ जाती है इन द सन, लेड टू इजेक्शन ऑफ जेट्स ऑफ सोलर मैटर, जिसकी वजह से इजेक्शन मतलब होता है कमिंग आउट, उसकी वजह से क्या आ जाते हैं, जेट्स ऑफ सोलर मैटर आ जाते हैं, बहुत सारे सोलर मैटर आ जाते हैं टू अ ग्रेट डिस्टेंस, और जिनकी डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। एक बार फिर से हम दोबारा से पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करा देती हूँ। वॉट एवर आई हैव टोल्ड,
जो रेडियस है, एंगुलर मोमेंटम है, वो L इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू आर होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अगर रेडियस रोटेटिंग बॉडी की हम कम कर देते हैं तो देयर इज अ करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी में करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेटिंग बॉडी का, जो जिस हिसाब से वो मूव कर रही है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है बॉडी का वो क्या रहता है, रिमेन्स द सेम। प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड माउंटेन, टीसी चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस है। इन्होंने प्रोपोज की थी न्यू थ्योरी की ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में 1904 में। इस थ्योरी में अज्यूम किया गया, दिस थ्योरी अज्यूम दैट देयर वर इनिशियली टू हेवनली बॉडीज, और उसमें कहा गया कि स्टार्टिंग में इनिशियली शुरुआत में दो हेवनली बॉडीज थी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट के बर्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। तो ये अज्यूम किया गया कि इनिशियली दो हेवनली बॉडी थी जो बर्थ के लिए, प्लैनेट के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। वन ऑफ देम वॉज आर ओरिजिनल सन, और उसमें से एक जो था वो हमारा ओरिजिनल सन था, जिस ओरिजिनल सन को हमने क्या बोला, प्रोटोसन बोला। एंड द अदर वॉज कॉल्ड कैंपेनियन स्टार, और दूसरा क्या था, कैंपेनियन स्टार था। तो जो ओरिजिनल सन था वो प्रोटोसन था, और दूसरा जो था वो क्या था, हमारा कैंपेनियन स्टार था। आवर सन वॉज ऑफ स्पाइरल शेप, जो हमारा सन था वो कैसी शेप में था, स्पाइरल शेप में था, which consisted of, जिसके अंदर स्मॉल कोल्ड एंड सॉलिड पार्टिकल्स थे। ये जो कैंपेनियन स्टार था ये बहुत ज्यादा बिगर था और पावरफुल था सन की कंपैरिजन में। तो सन के कंपैरिजन में जो ये कैंपेनियन स्टार था बहुत ज्यादा बिगर था और पावरफुल था। एज द बिगर एंड मोर पावरफुल स्टार अप्रोच, जैसे ही जितना बड़ा बिगर होता है, जितना ज्यादा पावरफुल स्टार सन की तरफ आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बहुत ज्यादा एक्सर्ट होता है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इसकी वजह से जो हमारा अप्रोचिंग स्टार होता है वो फटने की कगार पे हो जाता है, इरप्टिव कंडीशन में पहुंच जाता है। उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, इरप्शन की टेंडेंसी हो जाती है, इरप्ट करता है। एंड इनहेरिट इन द सन, और वो सन में क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है, inherit in the sun and led to ejection of jets of solar matter, जिसकी वजह से जो सोलर मैटर होता है उसमें इजेक्शन होने लगती है, मींस कमिंग आउट हो जाता है, कमिंग आउट ऑफ सन से कमिंग आउट ऑफ मैटर निकलने लगता है टू अ ग्रेट डिस्टेंस, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ये मैटर निकलना स्टार्ट हो जाता है। Thus an infinite number of small particles got detached. तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इनफाइनाइट मतलब अनगिनत पार्टिकल्स होते हैं जो कि सरफेस पे, आउटर सरफेस जो होती है सन की, उससे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो सन की आउटर सरफेस से अलग हो जाते हैं। चैम्बरलिन टर्म दीज डिटैच पार्टिकल, चैम्बरलिन ने इन डिटैच पार्टिकल को, जो पार्टिकल अलग हो गए, इन डिटैच पार्टिकल को क्या बोला, प्लैनेटरी स्मॉल बोला। एंड हेंस द टर्म प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस, और उसी से इसका नाम पड़ गया प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस। तो जो चैम्बरलिन था उसने जब टर्म यूज करी डिटैच पार्टिकल, उनको क्या बोला, प्लैनेटरी स्मॉल बोला। और ये प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस टर्म दी द मैटर इजेक्टेड आउट ऑफ द नेबुला गॉट स्कैटर्ड, जो मैटर निकला, जो इजेक्ट आउट हुआ, मींस जो कमिंग आउट हुआ ऑफ द नेबुला, नेबुला से जो निकला वो स्कैटर्ड हो गया फार एंड वाइड इनटू स्पेस, बहुत दूर दूर तक और बहुत स्पेस में क्या हो गया, वो फैल गया। द प्लैनेटरी स्मॉल वर नॉट ऑफ यूनिफॉर्म साइज, जो प्लैनेटरी स्मॉल थे वो सेम साइज के नहीं थे, वो अलग अलग साइज के थे, सेम नहीं थे। सम ऑफ लार्जर देन अदर, कुछ बड़े थे और कुछ छोटे थे। तो जो ये प्लैनेटरी स्मॉल थे ये यूनिफॉर्म साइज के नहीं थे, कुछ छोटे थे और कुछ बड़े थे। द लार्ज प्लैनेट इज स्मॉल, जिसको न्यूक्लियाई बोला, बिकेम प्लैनेट, जो बड़े बड़े प्लैनेट स्मॉल थे उनको वो क्या बन गए, वो न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियाई प्लैनेट बन गए ड्यू टू एडिशन ऑफ स्मॉल प्लैनेट स्मॉल ऑन देम, क्योंकि उसमें छोटे छोटे स्मॉल प्लैनेट स्मॉल क्या हो गए, ऐड होना शुरू हो गए। तो जो लार्ज प्लैनेट स्मॉल थे जिनको न्यूक्लियाई बना बोला,
वो प्लैनेट्स बनने शुरू हो गए, और इस एडिशन की वजह से वो स्मॉल प्लैनेट स्मॉल जो है उनके ऊपर बन गए। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेबुला became our present sun। जो रिमेनिंग पार्ट था हमारे नेबुला का वो क्या बन गया, हमारा सन बन गया। The repetition of the same process on a smaller scale led to the formation of satellite। और इसी रिपीटेशन की वजह से, ये जो रिपीटेशन होता रहा स्मॉल प्रोसेस का, उसी की वजह से हमारे क्या बने, सैटेलाइट बने। पहले ये वाला टॉपिक एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो बहुत सारे इनफाइनाइट अनगिनत स्मॉल पार्टिकल्स थे वो हमारे सन की आउटर सरफेस से डिटैच हो गए। चैम्बरलिन ने इन डिटैच पार्टिकल को प्लैनेट स्मॉल माना और प्लैनेट स्मॉल हाइपोथेसिस बोली। जो मैटर बाहर आ रहा था नेबुला से वो स्कैटर्ड हो गया और वो पूरी स्पेस के अंदर फैल गया। ये जो प्लैनेट स्मॉल थे वो सेम साइज के थे, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। जो बड़े वाले थे उनको न्यूक्लियाई बोला। दे बिकेम अ प्लैनेट, क्योंकि स्मॉल प्लैनेट स्मॉल जो थे उसमें ऐड हो गए, और जो बचा हुआ पार्ट था वो नेबुला बन गया, और वो नेबुला जो था बिकेम आवर प्रेजेंट सन। वो हमारा प्रेजेंट सन जो है वो नेबुला बन गया। ये रिपीटेशन की वजह से ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहा स्मॉलर स्केल पे, जिसकी वजह से क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट हुआ। सैटेलाइट बनने स्टार्ट हो गए। थर्ड है टाइडल और कोलिजन हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जाफ्रेस। जीन एंड जाफ्रे की टाइडल और कोलिजन हाइपोथेसिस है। ये हाइपोथेसिस क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द सन वाज अ गैसियस मास इन द बिगनिंग स्टार। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो सन था स्टार्टिंग में वो गैसियस मास था बिगिनिंग में, सेवरल टाइम्स लार्जर देन सन, और सन से बहुत टाइम क्या था, वो लार्जर था। एक्सीडेंटली केम क्लोज टू इट, और एक्सीडेंटली क्या हुआ, वो उसके पास आ गया, क्लोज आ गया, एंड पुल्ड द गैसियस मटेरियल अवे, और उसने गैसियस मटेरियल को पुल्ड अवे करना स्टार्ट कर दिया, खींचना शुरू कर दिया सन से, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल्स की वजह से इन्होंने इसे सन से खींचना स्टार्ट कर दिया। तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो सन था वो गैसियस मैटर था स्टार्टिंग में, और ये सन से बहुत टाइम लार्जर था, और एक्सीडेंटली क्या हुआ, ये एक दूसरे के पास आ गए और उन्होंने गैसियस मटेरियल को खींचना शुरू कर दिया। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस मटेरियल ने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। cigar shaped giant tongue of matter came out of the sun। और सिगार शेप में एक जायंट टंग से निकल के आ गई बाहर, मैटर की, वो सन से बाहर निकलनी स्टार्ट हो गई। तो सन से एक टंग की शेप में, एक जायंट टंग की शेप में एक मैटर निकलना स्टार्ट हो गया सन के अंदर से। दिस प्रोसेस वॉज सिमिलर टू द टाइड्स। और ये प्रोसेस सेम टाइड से होता है। टाइड में जैसे समुद्र में आप क्या करते हो, आप क्या करते हो जब समुद्र के अंदर मून और अर्थ के बीच में पुश और पुल लगता है, किसके बीच में, मून और अर्थ के बीच में जब पुश और पुल लगता है, उस पुश पुल की वजह से जो समुद्र के अंदर जो पानी होते हैं उनके अंदर ऐसे लहरें बन जाती हैं, वेव्स बन जाती हैं। सो दिस गैसियस मैटर वॉज इजेक्टेड आउट। सेम उसी तरीके से सन के अंदर भी क्या हुआ, एक जायंट टंग की शेप में एक मैटर बाहर निकल आ गया, और वो मैटर सन के बाहर आ गया। दिस प्रोसेस वाज सिमिलर टू द टाइड्स कॉज्ड बाय द मून और अर्थ। मून और अर्थ के में जो टाइड कॉज होती हैं वो सिमिलर मेथड कॉज होता है, यही द गैसियस मास व्हिच वाज इजेक्टेड फ्रॉम द सन। जो सन से जो गैसियस मास बाहर निकला कुड नॉट कम बैक टू द सन, वो वापस सन में नहीं जा पाया। तो जो मैटर बाहर निकला, जो गैसियस मास से मैटर बाहर निकला, इजेक्ट हुआ, वो वापस से सन में नहीं जा पाया ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से, क्योंकि उसके मूवमेंट की वजह से, एंड स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और वो सन के चारों तरफ क्या करने स्टार्ट लगने लगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया इन द प्लेन ऑफ पासिंग स्टार। और पासिंग स्टार के प्लेन की तरह, पासिंग स्टार में प्लेन की तरह ये क्या करने लगा, स्टार्ट करने लगा, रिवॉल्व करना इसने स्टार्ट कर दिया।
द इजेक्टेड टंग ऑफ मैटर, जो बाहर जो इजेक्टेड टंग थी, जो इजेक्टेड टंग जो बाहर आई, जो कम आउट आई ऑफ मैटर, जो मैटर की, ब्रोक इनटू स्मॉल चंक्स, चंक्स मतलब होता है पीसेस, और ये छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गई, ब्रोक हो गए। और प्लैनेट स्मॉल विच वर फ्लाइंग एज कोल्ड बॉडीज, और प्लैनेट स्मॉल था जो कि कोल्ड बॉडीज की तरह फ्लाई कर रहा था अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ जो ये छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड हो गया, पार्ट्स में डिवाइड हो गया, और ये बॉडी के अराउंड क्या करने लगा, फ्लाई करना इसने स्टार्ट कर दिया। बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, बाय द कोलिजन, जब इसमें क्या हुआ, टकराव हुआ, टकराव की वजह से और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो बड़े बड़े लार्ज प्लैनेट स्मॉल थे, जो स्वेप्ट अप स्मॉल पीसेस, वो छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गए, स्वेप्ट होने लगे, एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, और प्लैनेट्स बनने स्टार्ट हो गए। तो जब टकराव हुआ, टकराव होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन था, और जो बड़े बड़े प्लैनेट स्मॉल थे, जो बड़े बड़े प्लैनेट्स थे, वो छोटे छोटे पीसेस के चारों तरफ वो घूमना स्टार्ट उन्होंने कर दिया। Repeating once more this topic again. टाइडल एंड कोलिजन हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरी। इस हाइपोथेसिस के हिसाब से जो सन था वो गैसियस मैटर था, बिगनिंग में, शुरुआत में गैसियस मैटर था और लार्जर देन सन था। बट क्या हुआ, एक्सीडेंटली ये एक दूसरे के पास आए, और जब ये एक दूसरे के पास आए तो जो गैसियस मटेरियल था वो सन से मूव अवे होने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। क्या होने लगा, ग्रेविटेशनल पुल से। जब ग्रेविटेशनल पुल हुआ तो सन के अंदर से एक मैटर निकल के आया बाहर, सिगार की शेप में, टंग की शेप में एक मैटर बाहर निकल के आया सन से। और ये सेम प्रोसेस था जैसे हमारे टाइड्स में, जैसे हमारे मून टाइड्स बनती हैं, मून और अर्थ में जब पुश और पुल होता है उसकी वजह से जो टाइड्स बनती हैं, ये क्या होने लगा, सेम प्रोसेस में बनना स्टार्ट हो गया। जो गैसियस मास था वो बाहर निकल के आया सन से, इजेक्ट आउट हुआ एंड कुड नॉट कम बैक टू द सन, और वापस वो सन में नहीं जा पाया क्योंकि इसके मोशन की वजह से। और वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, सन के चारों तरफ उसने रिवॉल्व किया इन द प्लेन ऑफ पासिंग स्टार में। तो वो रिवॉल्व करना उसने स्टार्ट कर दिया। जो कमाउट टंग थी, जो मैटर निकल के आया बाहर, वो स्मॉल चंक्स में, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ब्रेक हो गया, और प्लैनेट स्मॉल में विच वर फ्लाइंग एज अ कोल्ड बॉडी, जो कि ठंडी बॉडी की तरह सन के चारों तरफ क्या करने लगी, उड़ने लगी, फ्लाई करने लगी। कोलिजन से क्या हुआ, जब ये टकराए, बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जब इनमें टकराव हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हुआ, तो जो बड़े बड़े प्लैनेट स्मॉल थे वो छोटे छोटे प्लैनेट स्मॉल को स्वैप कर दिया, प्लैनेट्स को स्वैप करके, स्वैप करने का मतलब है उनमें आपस में मिला के, और उन्होंने क्या बना दिए, प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड, और उस टाइम पे क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। फोर्थ हमारी थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है, फोर्थ हमारी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ डॉक्टर हेंस एंड एल्फिन ने बोली है, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर डेंस हेल्फन ने इसको प्रेजेंट किया 1942 में। एंड दिस थ्योरी बिलीव दैट लाइक द अर्थ सन इज सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कि जैसे अर्थ है ऐसे सन जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से चारों तरफ सराउंडेड है। कहने का मतलब है सन के चारों तरफ भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। In the beginning of this electromagnetic force, in the beginning, this electromagnetic force of sun was much stronger than its gravitational force. और इन्होंने ये कहा कि शुरुआत में जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था जो सन के चारों तरफ लग रहा था। ऐसा किसने बोला, डेंस हेल्फन ने बोला। हेल्फन ने बिलीव करते थे दैट द सन was revolving at very high speed, जो सन है वो बहुत तेज स्पीड में, बहुत तेजी से मूव कर रहा है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स जर्नी, अपने जर्नी के टाइम पे, इट एंटर्ड अ मास ऑफ डस्ट क्लाउड, और ये अपनी जब जर्नी कंप्लीट कर रहा था, जब ये मूव कर रहा था, तो एक डस्ट क्लाउड था, क्लाउड जो है डस्ट की फॉर्म में बन गया था, उसके अंदर ये एंटर कर गया। तो हेल्फन ने बिलीव किया कि जो सन है वो बहुत हाई स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है अपनी जर्नी के टाइम, और एक मास ऑफ डस्ट उस क्लाउड में ये क्या कर दिया, एंटर कर गया।
द डस्ट पार्टिकल्स वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन। और जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड जो सन की थी उसने उसे अट्रैक्ट कर लिया एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो इन्होंने कहा जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो मैग्नेटिक फील्ड जो थी सन की उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, वो रिवॉल्व करने लगे सन के चारों तरफ। आफ्टर कोलाइडिंग विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे से टकराए, जब उनमें कोलाइडिंग हुई, these particle receive sufficient energy, तो इन पार्टिकल्स को sufficient एनर्जी मिल गई and were also ionized, कि इन्हें जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी सफिशिएंट एनर्जी इनको मिल गई और ये क्या होने लगे, आयनाइज्ड होने लगे, ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ दिस पेज। जो मैटर ब्रोक आउट हुआ स्मॉल चंक्स में, जो भी प्लैनेट्स था वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे कोल्ड बॉडी की तरह। कोलिजन और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो लार्ज प्लैनेट स्मॉल थे उन्होंने छोटे छोटे पीसेस को क्या कर लिया, स्वेप्ट कर लिया और प्लैनेट्स बन गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी जो डॉक्टर हेन्स ने दी है, डॉक्टर हेन्स एल्विन ने। इन्होंने कहा कि डॉक्टर हेन्स एल्विन ने 1942 में बोला, ये बिलीव करते थे कि जो सन है वो चारों तरफ सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उससे सराउंडेड है। और शुरुआत में इन द बिगनिंग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था सन का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, मच स्ट्रॉन्गर था देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था वो बहुत ज़्यादा था। एल्बर ये भी बिलीव करते थे कि सन जो है रिवॉल्व कर रहा है बहुत तेज स्पीड में और अपनी जर्नी के टाइम पे ये बहुत तेज स्पीड में रिवॉल्व करता है एंड इट एंटर्ड अ मास ऑफ डस्ट क्लाउड। और ये जो है डस्ट क्लाउड्स के मास में क्या हो गया, एंटर कर गया, जो क्लाउड जो थे डस्टी थे। ये जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो अट्रैक्ट किए गए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन से एंड दे स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और ये सन के चारों तरफ इन्होंने चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कोलाइडिंग के बाद, टकराने के बाद एक दूसरे से, ये पार्टिकल्स ने इतनी एनर्जी रिसीव कर ली, इतनी सफिशिएंट एनर्जी रिसीव कर ली कि ये क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए, आयंस में कन्वर्ट हो गए। एक बार जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है, आई एम गिविंग यू अ क्विक रिव्यू। अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, अर्थ का ओरिजिन कहना डिफिकल्ट है कैसे बनी है, बट हमें ये पता है ये हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है और जैसे दूसरे प्लैनेट्स बने हैं सेम उसी तरीके से बनी है। जो पहली हाइपोथेसिस है कांट की गैसियस मास हाइपोथेसिस, ये जर्मन स्कॉलर थे, इन्होंने इस हाइपोथेसिस में बताया जो प्री मॉडल मैटर था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था इन द शेप एंड कोल्ड पार्टिकल्स में और ये अट्रैक्ट कर रहा था एक दूसरे को ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसकी वजह से टकराव हुआ, कोलिजन हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और इसने एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई और बढ़ गई। एंगुलर वेलोसिटी क्या थी कि रोटेटिंग बॉडी पर यूनिट टाइम पे बॉडी कितना रोटेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से प्री मॉडल मैटर में जो प्री एग्जिस्टिंग मैटर था उसमें रोटेशन कॉज हो गया। टेम्परेचर और स्पीड जो थी रोटेशन की वो बढ़ गई और जो प्री मॉडल पार्टिकल्स थे वो कैसे बन गए, गैसियस बन गए और वो लाइट को इमिट आउट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे टाइम आगे निकला तो जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो बढ़ गई और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो भी बढ़ गया और उसके बढ़ने की वजह से ये रिंग्स जो है सेपरेट हो गई गैसियस मास से और ये रिंग्स जो है ठंडा होने पे, कूल होने पे प्लैनेट्स बन गए। जो हमारा अर्थ है उसमें से 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम का, कुछ रिंग्स सेपरेट हो गए गैसियस मैटर से और प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए। जो रिमेनिंग पार्ट है ओरिजिनल गैसियस मास का वो हमारा सन है। नेबुलर हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो लैप्लास जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसने इस हाइपोथेसिस को सामने रखा 1796 में। और लैप्लास के हिसाब से जो प्री मॉडल मैटर था वो एग्जिस्ट करता है, इंटेंसली हॉट है, गर्म है, रोटेटिंग गैसियस मास है स्टार्टिंग में। और ये जो हॉट और स्लोली रोटेटिंग गैसियस मास है इसको नेबुला बोला।
जिसके हमें नेबुलर हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। जैसे जैसे टाइम निकला ये गैसेस मास ठंडा हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो गई, और जब इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ा, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना ज़्यादा बढ़ गया ग्रेविटेशनल से कि ये रिंग्स क्या होने लगी, अलग होना स्टार्ट हो गया, छोटी छोटी रिंग्स बना ली। ये रिंग्स ठंडे होने पे प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट बने, और रिमेनिंग पार्ट जो था नेबुला का वो क्या बना, प्रेजेंट डे सन। कैंट और लेप्लास ने दोनों जो है ओरिजिनल मास ऑफ गैस को कूल डाउन किया, इन्होंने कहा, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में। जो रोटेशनल स्पीड है वो बढ़ गई एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, L इज इक्वल टू mv/r। रेडियस जो है रोटेटिंग की वो रिड्यूस हो गई, इंक्रीज हो गई उसकी एंगुलर वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से, एंड टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैसा रहा, सेम रहा। प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस जो चैम्बरलिन की है, माउंटेन की है, इन्होंने प्रोपाउंड की थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ अर्थ 1904 में, और ये थ्योरी जो थी इन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में हेवनली बॉडी रिस्पॉन्सिबल है प्लैनेट के लिए। जो ओरिजिनल सन था वो प्रोटोसन था, जो दूसरा था वो कैम्पेनियन था। जो सन था वो स्पायरल शेप में था, स्मॉल कोल्ड एंड सॉलिड पार्टिकल्स थे। जो कैंपेनियन स्टार था वो बड़ा था, पावरफुल था हमारे सन से। एज द बिगर और मोर पावरफुल स्टार जैसे अप्रोच कर रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक्सर्ट लगाया, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया अप्रोचिंग स्टार में, और वो इरप्ट हो गए, फट गए, और उनकी टेंडेंसी थी, और उनके अंदर से क्या हुआ, मैटर रिजेक्ट आउट होने लगा। जब उनके अंदर से मैटर रिजेक्ट आउट होने लगा, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स में डिटैच हो गए, और चैम्बरलिन ने इन डिटैच पार्टिकल को प्लैनेटरी स्मॉल बोला, और प्लैनेटरी स्मॉल हाइपोथेसिस बोला। ये जो मैटर था नेबुलर से निकल के आया और ये पूरे में फैल गया जो कि लार्जर था, और लार्जर प्लैनेटरी स्मॉल जो थे वो प्लैनेट्स बन गए, और रिमेनिंग पार्ट जो था वो आज हमारा प्रेजेंट सन है, और ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, और उसी की वजह से हमारा सैटेलाइट की फॉर्मेशन हुई। टाइडल और कोलिजन हाइपोथेसिस, इसमें कहा गया कि स्टार्टिंग में जो गैसियस बिगिनिंग स्टार था लार्जर देन सन था, एक्सीडेंटली एक दूसरे के पास आ गए, ग्रेविटेशनल पुल से अलग हो गए। जब ज्यादा पुल लगा तो इनमें एक मैटर बाहर निकल के आया, और वो मैटर डिटैच हो गया, सन के अंदर से इजेक्ट आउट हुआ, और वो उस प्लेन पे क्या करने लगा, मूव करना स्टार्ट उसने कर दिया। जब वो उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद क्या हुआ कि ये इजेक्टिव टंग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गई और फ्लाई करने लगी कोल्ड बॉडीज की तरह। और जो कोलिजन था ग्रेविटेशनल का वो लार्जर प्लैनेट स्मॉल था, और स्मॉलर पीसेस थे, प्लैनेट्स बने गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, डॉक्टर हेंस चाइल्डर ने बोला है कि थ्योरी में बिलीव किया है कि अर्थ जो था वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगती थी पहले, ग्रेविटेशनल फील्ड से भी ज्यादा, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा, पर सन जो था वो रिवॉल्व करता है हाई स्पीड से डस्ट क्लाउड की तरह, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये चक्कर लगाते रहते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो ये पार्टिकल्स रिसीव करते हैं सफिशिएंट एनर्जी एंड वर आल्सो आयनाइज्ड, और ये क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।